नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। स्वागत है आपका। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 19 अप्रैल को देश लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोट शक्ति का साक्षी बनेगा, यानी वो वक्त जब पहला वोट डाला जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लेकर हाजिर हैं TV9 भारतवर्ष का सबसे विश्वसनीय और फाइनल ओपिनियन पोल। इतना बड़ा सैंपल साइज, इतने सारे सवाल जवाब, हर तरह के वोटर से बात सचमुच रिकॉर्ड बनने जा रहा है। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। आज पीपल्स इनसाइट, पोलस्ट्रैट और TV9 के फाइनल ओपिनियन पोल में देखिए सबसे पहले चरण की जो 102 सीटें हैं वो उन पर कौन सी पार्टी आगे रहने वाली है, कौन सी पार्टी पीछे, क्या कहता है ओपिनियन पोल। एक एक आंकड़ा आपके सामने होगा। जी हाँ, अब हम आपको बताते हैं कि हमने कैसे ये ओपिनियन पोल किया है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये सिर्फ ओपिनियन पोल है, ये नतीजे नहीं है। इसके अलावा हम एक और जरूरी तथ्य आपके साथ साझा करना चाहते हैं। वो ये कि कई सीटें ऐसी हैं जिन पर हमने जब सर्वे किया तब उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ था, उसके बाद उम्मीदवारों का ऐलान हुआ, लेकिन बाद में प्रत्याशी बदले भी गए हैं। लिहाजा लेकिन ये जो 102 सीटें हैं इन पर तय हो चुका था जहां पर हमने ये सर्वे किया है। तो ये सर्वे ओपिनियन पोल है, ये सिर्फ एक आकलन है, ये नतीजे नहीं है। ये एक बार फिर आपको बता दें। अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि हम इसे गारंटी वाला फाइनल ओपिनियन पोल क्यों कहते हैं, किस तरह से किया गया है ओपिनियन पोल। तो ओपिनियन पोल कैसे किया गया ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दें TV9 पीपल्स इनसाइट पोलस्ट्रैट का ये पूरा सर्वे है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कि करीब 25 लाख लोगों का सैंपल साइज है। छोटा मोटा नहीं, 25 लाख लोगों का सैंपल साइज। IVR के जरिए लोगों की राय ली गई। जानकारी ये भी कि रैंडम नंबर जनरेटर के जरिए कॉल। इसके अलावा लोकसभा की 543 सीटों पर तो सर्वे किया ही गया, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण समझ लीजिए, लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली हर विधानसभा सीट से सैंपल इकट्ठा किया गया, सैंपल लिया गया। 4123 विधानसभा सीटों से सैंपल लिया गया है। इसके अलावा 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ये सैंपल लिया गया है, ये जानना भी आपके लिए जरूरी। जी, और हमारे साथ अब जुड़ गए हैं शिवम त्यागी भी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए दीपक झा भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अब हम शुरू कर रहे हैं आपको बताना 102 सीट जो पहले चरण में जहां पर मतदान होने वाला है, उन सीटों का आंकड़ा क्या कहता है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं जहां पर मतदान होगा पहले चरण में। इन 8 सीटों पर क्या स्थिति है देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये 8 सीटें पहले चरण की उत्तर प्रदेश में, जिसमें बीजेपी को 6 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी के साथ जो एनडीए में सहयोगी है RLD, उसे 1 सीट मिल रही है। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिल रही है और इस चरण में कांग्रेस पार्टी खाता भी नहीं खोल पा रही है। यानी बीजेपी यानी एनडीए को 7 सीटें मिल रही हैं 8 में से, और 1 सीट समाजवादी पार्टी को। तो देखिए, पहले चरण में 102 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन अगर केवल उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो समझना आपके लिए जरूरी है कि 8 ऐसी सीटें हैं जिनमें पहले चरण में वोटिंग होनी है सुमेरा। और वो 8 सीटें क्या है, उनके नतीजे क्या है, जल्दी से आपके सामने। सहारनपुर नगीना बीजेपी के खाते में जा रही है, कैराना समाजवादी पार्टी, मुरादाबाद बीजेपी, मुजफ्फरनगर बीजेपी, रामपुर बीजेपी। ये देखिए, ये बहुत हैरान कर देने वाला नतीजा लग सकता है। बिजनौर RLD और पीलीभीत बीजेपी। तो ये 8 सीटों का पूरा आकलन आपके सामने हम रख रहे हैं। ओपिनियन पोल का जो सर्वे है वो ये कहता है कि वो तमाम सीटें जो 8 सीटें हैं उनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। तो शिवम, कुल मिलाकर यहां पर तो आपकी बल्ले बल्ले हो रही है। देखिए, मुझे लगता है कि बल्ले बल्ले का तो विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 80 में से 80 इस बार मानकर चल रही है, और 80 में से 80 हम लेकर भी आएंगे, सर्वे का सम्मान है। लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जिस तरीके की स्थितियाँ उत्तर प्रदेश में है, ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है, चाहे वो इंडिया अलायंस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कहीं आसपास नहीं है, मैं मानता हूँ, और चुनाव लड़ने में भी नहीं है। अगर आप ओवरऑल देखें तो आज ही में लेकिन शिवम, ये जो सीट जा रही है, जो कैराना की सीट हमारा ओपिनियन पोल दिखा रहा है कि समाजवादी को मिल रही है, वहां पर एक फैक्टर है। हालांकि अंतर बहुत कम है फिलहाल, लेकिन वहां एक फैक्टर और उसके आसपास की कई सीटों पर एक फैक्टर है जो राजपूत फैक्टर है। वो कितनी बड़ी सिरदर्दी साबित हो सकती है बीजेपी के लिए, या कम मार्जिन की सीटों पर अंतर डाल सकता है वो। देखिए, मैं मानता हूं कि चुनाव के पास आते आते जिस तरीके से पार्टियां जो हैं जातिवाद पर जो है लोगों को लड़ाना शुरू करती हैं, जिस तरीके से समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से अलग किसी जाति के फैक्टर को उठाकर जो है उस पर बात करने की कोशिश करते हैं इस देश में, चाहे कोई भी जाति हो। कौन से राजपूत के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई थी, या कौन से राजपूत के साथ जो है कोई ये और पार्टियां खड़ी हो गई थी, या कौन सी कांग्रेस खड़ी हो गई थी, आज तक खड़ी नहीं हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विषय में इस देश के सारे हिंदुओं को अगर किसी ने ठेस पहुंचाई तो ये कांग्रेस है, ये समाजवादी पार्टी है। आज रामनवमी का दिन है, हिंदुओं के नाम पर हिंदुओं को तोड़ो और फिर जातियों में बात करो। मुझे लगता है ये देश अब जानता है इन बातों को।
लगता है शंभुनाथ जी, आपसे समझना जरूरी हो जाता है कि इस बार तो सियासी समीकरण भी बदले हुए हैं उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात करें तो? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो आपने दिखाई है 7-8 में से 6 सीटें जो हैं वो बीजेपी को और 1 आरएलडी को यानी बिजनौर चंदन चौहान को मिल जाएगी, उम्मीद है। कैराना सीट अभी फंसी हुई है। कैराना सीट में इकरा हसन पिछली बार हार जरूर गई थी, लेकिन इतना ज़्यादा गैप भी नहीं था और इस बार लगता है कि वो शायद जीत जाएं। जिस तरह से वो रैली कर रही हैं, जिस तरह से लोगों को घरों में जाके मिल रही हैं, उससे एक उम्मीद बनती है इकरा हसन के बारे में। और प्रदीप चौधरी सिटिंग एमपी भी हैं, लेकिन प्रदीप चौधरी इस बार शायद वो करिश्मा न दिखा पाएँ। तो इसलिए आपका जो ये सर्वे है कि बीजेपी को 6 और 2 जा रही हैं, 1 आरएलडी को, 1 जा रही है सपा को। लेकिन मुझे एक डाउट अभी और भी है कि सहारनपुर का भी मामला थोड़ा फंसा हुआ है। जो अभी आप लोगों ने कहा कि राजपूतों का एक दूरी हो गई है बीजेपी के साथ। सहारनपुर बीजेपी राजपूत बहुत सीट है, मुताबिक वहां इसे पर वहां भी हो कुछ सकता है, बदल सकती है स्थिति। लेकिन दीपक झा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। दीपक, कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी के साथ जाकर भी कोई फायदा नहीं हो रहा, समाजवादी पार्टी ही 1 सीट जीत रही है यहाँ पर। देखिए, ये आपका आकलन है, मुझे नहीं पता कि आप लोग कहाँ से कलेक्ट करते हैं डाटा और सैंपल क्या होता है आपका। इस बार पूरे देश में, उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूँ मैं, पूरे देश में भाजपा साफ है, क्योंकि मुख्य मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। अब मोदी जी की गारंटी क्या है? मोदी जी की गारंटी है भ्रष्टाचारी उनके साथ सुरक्षित रहेंगे। मोदी जी हैं तो किसी को जेल नहीं होगी, भ्रष्टाचारी बलात्कारियों को उनके दल में जो आ जाएंगे। तो बात यह है कि जनता काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक कहावत है और भाजपा पे यथार्थ लागू होती है। हर जगह, हर क्षेत्र में लोग पूछ रहे हैं, मोदी जी आपने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ? तो जनता उस महापुरुष को ढूंढ रही है जिस महापुरुष ने 2013 से नारे लगा रहा था, जो आप बार महंगाई की मार जो आप वादे कर रहे हैं, जो आपने बड़े बड़े वादे किए हैं, उसका भी कोई असर उस तरह का दिखाई नहीं दे रहा है। ओपिनियन पोल में तो दिख नहीं रहा है, लेकिन हम आएंगे वापस, बात करते रहेंगे। हम वापस आगे बढ़ते हैं। जी बता देते हैं आगे बढ़ते हुए। थोड़ा सा देरी से आपने ज्वाइन किया, हमने बताया कि हमने सैंपल कहां से इकट्ठा किया और 25 लाख लोगों का ये पूरा सैंपल साइज है। इस बीच पश्चिम बंगाल की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। क्या कहता है ओपिनियन पोल में ये पूरा सर्वे? ये देखिए, जो सीटें हैं यहाँ पर 3 पहले चरण में, जिसपे बीजेपी के खाते में तीनों सीट जाती हुई नजर आ रही है। ना कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है, ना टीएमसी का, और ना ही लेफ्ट का सुमेरा। जी हाँ, और ये 3 सीटें पश्चिम बंगाल की कौन कौन सी सीट हैं, कहां पर कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे, वो भी आपको दिखाते हैं हम। क्योंकि 3 सीटें हैं, कुल 3 सीटें जहां पर पहले चरण में पश्चिम बंगाल में वोट होगा। और ये 3 सीटें क्या बता रही हैं स्थिति? देखिए, यहाँ पर टीएमसी के भी खाते में कोई सीट नहीं जा रही। हालांकि पश्चिम बंगाल के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पर पिछली बार की तुलना में और बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। तो देखिए, कूच बिहार की सीट बीजेपी के पास जा रही है, अलीपुरद्वार की सीट भी बीजेपी के पास, और जलपाईगुड़ी, यानी ये 3 सीटें जो पहले चरण में मतदान जहां पर होगा, कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी, ये तीनों बीजेपी के पास जाएंगी। ये देखिए, बड़ी बात है। दीपक, आपसे मेरा सवाल ये कि आप ये कह रहे हैं तमाम मुद्दे की ये नहीं हो रहा है, आपके वो तमाम राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर अलायंस करते तो क्या कोई फर्क पड़ता? हालांकि इस फेज में तो टीएमसी के पास भी कुछ नहीं जा रहा, तो आप दोनों के आपस की जो द्वंद्व है उसका फायदा बीजेपी को और ज्यादा मिल रहा है क्या? देखिए, जहाँ पे अलायंस है हमारे, वहाँ डेफिनेटली हमारे इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। बिल्कुल जहाँ पे अलायंस नहीं हो पाया है किसी कारणवश, वहाँ डेफिनेटली बीजेपी को थोड़ा बहुत 19 का फायदा होगा। लेकिन जनता समझ रही है कि टीएमसी अगर, कांग्रेस अगर बंगाल में दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं तो दोनों का ही फायदा है। भाजपा को इस बार लोग वोट नहीं देने वाले हैं, क्योंकि भाजपा के पास सिर्फ और सिर्फ नारे हैं और जुमले हैं। तो जनता नारों और जुमलों से नहीं चलती है, देश काम से चलता है। लेकिन दीपक, आपकी जगह विकल्प के तौर पर अगर टीएमसी से नाराज है वोटर या टीएमसी को वोट नहीं कर रहा है, तो वो बीजेपी को चुन रहा है, वो आपको नहीं चुन रहा है। नहीं, वो बीजेपी। पश्चिम बंगाल में जो विकल्प है वो बीजेपी है, टीएमसी के विरोध में अगर वोट करने जा रहा है कोई। देखिए, थोड़े बहुत बीजेपी को 2-4 हजार वोट मिल जाएंगे तो मानना पड़ेगा, इससे ज्यादा वोट नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि मेन मुद्दे क्या हैं? देश चुनाव चेहरा देख के नहीं लड़ना चाहता, देश स्टारडम की राजनीति से बाहर निकल गया। भाजपा वाले मैं उम्मीद करती हूँ दीपक जी कि ये संदेश जो आप लोग दे रहे हैं ये जनता के बीच भी पहुंचा होगा, क्योंकि अभी आंकड़ों में तब्दील होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप कह रही है ओपिनियन पोल का सर्वे है, लेकिन शिवम, अभी तक तो यहाँ पश्चिम बंगाल की बात करें, ना टीएमसी का खाता खुल रहा है इन 3 सीटों पर और ना ही यहाँ पर लेफ्ट का। आप लोग यहाँ पर भी फायदे में नजर आ रहे हैं।
मुझे लगता है कि आप जवाब दें उससे पहले हम शिव आपको बताना चाहेंगे कि आप हम जो फर्स्ट फेज की सीटें हैं उसका मैप निकाल के रखें, तो फिर उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। अब शिवम जी आप अपनी बात करें। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति रही है, जिस तरीके से दोनों एक दूसरे के सर फोड़ने के लिए आमादा रहे हैं, जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज करते रहे हैं, गालियां देते रहे हैं, इन रिटर्न वो भी उसको यही करती रही हैं, और केंद्र में आकर जिस तरीके से इस देश को और बंगाल को झूठी होप देने की कोशिश की ममता बनर्जी ने, पश्चिम बंगाल उनको पूरे तरीके से रिजेक्ट कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बार वहां पर 25 सीटें लेकर आ रही है, और चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो लेफ्ट हो, उसको पश्चिम बंगाल बहुत पहले छोड़ चुका है। जो एक दो सांसद इनके थे वो भी नहीं रहने वाले, और अंततः एक लंबा शासन जो वहां पर ममता बनर्जी का रहा वो इस देश ने देखा। और खास तौर पर एक विशेष बात है, जिस तरीके से हर हिंदू त्योहार पर जो है ममता बनर्जी की एक नीति रहती है, जिस तरीके से लोगों को डराया जाता है, जिस तरीके से कहा जाता है कि रामनवमी पर दंगे हो जाएंगे, मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है। और जिस तरीके से 2014 के बाद से ही 3 से 77, फिर उसके बाद 22 और इसके बाद 2024 रामनवमी का लेकिन मुद्दा रह गया क्या शिवम? है। जब इन्होंने छुट्टी का ऐलान कर दिया तो रामनवमी का मुद्दा कहाँ रह गया? वो तो ये कह रहे हैं कि पोलराइज तो आप लोग करते हैं। चलिए इस पर मैं आपसे आगे जवाब लूंगी, लेकिन अगर आपने उनके बराबर में जाके जय श्री राम का नारा लगा दिया तो जेल करा देंगे। वो आपको ये हाल है अभी भी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं आगे बिहार और तमिलनाडु का ओपिनियन पोल आपके लिए बिल्कुल इंतजार कर रहा है। लेकिन इस बीच शिवम, मैं आपका रुख करने आ रही हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अभी देखना कि जो पहले फेज में 102 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें 17 राज्य 4 यूनियन टेरिटरीज पर वोटिंग होगी, उसका जो मैप है मैं चाहूंगी आप जरूर दिखाएं, और उस पे इस वक्त क्या स्थिति नजर आ रही है वो समझना, दर्शकों को समझाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले वो मैप, तो हम वो मैप दिखाएं। उस बीच शिवम आप एक प्रतिक्रिया भी दे दें जब तक ये मैप सामने आता है। शिवम, आपका ये कहना है कि रामनवमी का मुद्दा है, भगवान श्री राम का मुद्दा है, धार्मिक जो त्योहार है उस पर कैसे ममता बनर्जी ने साथ, चलिए आप इस पर जवाब दीजिएगा। मैप आ गया यहाँ पर। शिवम, हम क्या देख रहे हैं इस वक्त? सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए, यहाँ पर 2 मैप्स में देख पा रही जी। एक मैप, जो पहला मैप आप देख रहे हैं वो सारी सीटें हैं जहाँ पर पहले चरण में चुनाव होने जा रहा है, और ये दूसरा मैप जो है जो हमारे सर्वे के हिसाब से रिजल्ट्स आ रहे हैं उसका मैप है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए सबसे पहले यहाँ जो आप मैप देख रहे हैं वो 21 राज्यों की जिन 102 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है 19 अप्रैल को, जिसके लिए आशा प्रचार थम भी जाएगा, वो है ये सीट्स। अब इसमें क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है ओपिनियन पोल का? सबसे पहले ये साफ कर दे कि ये नतीजे नहीं है, ओपिनियन पोल क्या कहता है, ये कहीं ना कहीं रुझान एक तरीके से है कि क्या अब तक समझ में आया है। तो शिव, क्या तस्वीर यहाँ पर समझ जी? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो राजस्थान में है यहाँ पे कलर लाइट हो रहा है, और मैं दर्शकों के लिए बता दूं जहाँ जहाँ कलर डार्क है चाहे किसी रंग का हो वहाँ पे मार्जिन ज्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाजपा सिर्फ 7.82% से आगे, लेकिन आप यहाँ पे अगर देखें अल्मोड़ा में तो 31% से लीड पे हैं आईएनसी के साथ। वैसे ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भंडारा गोंडिया में 4.5% से कांग्रेस से आगे चल रही है भाजपा महाराष्ट्र में। वैसे ही असम में आप देखिए कितना गाढ़ा रंग है, यहाँ पे कितने मार्जिन से भाजपा आगे है अभी अपने कंपेटिटर से। और यहाँ पे आप देखें कि जो शिलोंग की सीट है वो कांग्रेस पे जा रही है, और जैसे आप साउथ में दक्षिण में जाते हैं, जो किला फतेह करना सबसे बड़ा चैलेंज रहा है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी सीटें, कितने सारे रंग हैं, मतलब कितनी सारी पार्टियां वहाँ पे लड़ रही हैं एक साथ, चाहे एएमएम के हो, डीएमके हो, एआईडीएमके हो, आईएनसी हो या भाजपा हो, तो सबका आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में यहाँ पे हमने सर्वे लिया है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा तमिलनाडु का भी ओपिनियन पोल देखना सुमेरा, क्योंकि सभी 39 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है, और ये दक्षिण का किला फतेह करना ही तो सबसे बड़ा चैलेंज भी रहा। जी हाँ, और हम अपने दर्शकों को हमारी जो टैली हम चला रहे हैं वो भी बता देते हैं। आप जो ऊपर टैली देख रहे हैं 102 सीट, पहले चरण में जो 102 सीट जहां पर मतदान हो रहा है उसमें अभी तक जो हमने आपको नतीजा बताया, ओपिनियन पोल जो रुझान दिखा रहा है, ओपिनियन पोल के रुझान दिखा रहे हैं कि एनडीए को 10 सीटें मिल रही हैं और इंडिया के खाते में 1 सीट जा रही है। लेकिन अब तमिलनाडु का ओपिनियन पोल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तमिलनाडु की सीटों पर क्या हो रहा है? तमिलनाडु में देखिए 39 सीटें, 39 की 39 सीटें पहले चरण में ही वहां पर मतदान होगा, एक ही फेज में मतदान होगा। बीजेपी को 2 सीट मिल रही है, पीएमके को 1 सीट मिल रही है, एएमएमके को 1 सीट मिल रही है, 1 सीट इंडिया के पास जा रही है, डीएमके को 18 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 8 सीट मिल रही है, लेफ्ट को 4, एमडीएमके को 1, बीसीके को 1 सीट मिल रही है और एआईएडीएमके को 2 सीट मिल रही है। देखिए, लेकिन
तमिलनाडु से टैली कैसे बदलती है, तमिलनाडु से जो हमारी ओवरऑल टैली है 102 सीटों की, वो कैसे बदलती है। देखिए, एनडीए को 15 सीटें मिल रही हैं अभी तक के जो 102 सीट पे, यानी तमिलनाडु की तक की जो हमने सीटें अभी तक आपको बताई हैं, उसमें बीजेपी को 11 सीट मिल रही है और कांग्रेस पार्टी को 8 सीट मिल रही है। लेकिन एनडीए और इंडिया गठबंधन में तस्वीर कैसे बदल रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन को 33 सीटें मिल रही हैं और एनडीए को 15 सीटें ही। अभी तक जो हमने आपको उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की तस्वीर दिखाई है, इन 3 राज्यों में तस्वीर इस तरह से बदलती है। जैसे ही तमिलनाडु के आंकड़े जुड़ते हैं इस टैली में, वैसे ही इंडिया का जो आंकड़ा है वो 33 तक पहुंच जाता है, अन्य के खाते में 2 सीट जाती हैं। शिवम, तमिलनाडु में 2 सीट मिल रही हैं बीजेपी को, उसको भी लेकर कहा जा रहा है कि बड़ी सफलता है। लेकिन जिस तरह का फोकस रहा है तमिलनाडु पर, दक्षिण भारत पर बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद, क्या और इससे ज्यादा तस्वीर बदलनी चाहिए थी? उतनी तस्वीर बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जैसे ही हम तमिलनाडु का आंकड़ा जोड़ते हैं, तस्वीर बदल जाती है इंडिया गठबंधन के लिए। देखिए, जहां तक तमिलनाडु की बात है और खास तौर पर दक्षिण भारत की बात है, भारतीय जनता पार्टी का एक सर्ज वहां पर बहुत अच्छा होने वाला है। स्पेसिफिकली अगर हम तमिलनाडु जी की बात करें तो वहां पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कैडर बिल्ड हुआ है, जिस तरीके से काम हुआ है, जिस तरीके से अन्नामलाई जी ने वहां पर जो है जनता के बीच में एक मजबूत पकड़ बनाई है, इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से वहां पर मेहनत करी है, मैं मानता हूं इस बार देश में चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। और दक्षिण भारत में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सर्ज होगी और जो बार बार पूछा जा रहा था कि कहां से 4 तो पार भारतीय जनता पार्टी लाने वाली है, वहां पर आप देखेंगे कि जो मैं सम्मान करता हूं इस सर्वे का, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सैंपल साइज या किसी में कोई प्रॉब्लम है, नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर किसी की अपनी एक एनालिसिस है। भारतीय जनता पार्टी की एनालिसिस है कि तमिलनाडु में हम डबल डिजिट में इस बार सीट्स लेकर आएंगे और नतीजे चौंकाने वाले होंगे। 400 पार में यानी अहम भूमिका तमिलनाडु और दक्षिण भारत के राज्य निभाने वाले हैं। प्रतिमा, बिल्कुल चमुला जी, क्या ये आपको देखकर समझ में आता है? बात करें खासतौर पर दक्षिण की, तो ये अभी भी मुश्किल कड़ी नजर आती है, और जो अब तक जो प्रधानमंत्री मोदी जो कड़ी मेहनत करते आ रहे हैं, क्या लग रहा है उसका फल अब 2029 में ही मिलेगा? देखिए, तमिलनाडु में बीजेपी का 2 सीटें मिलना भी बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन मुझे भी थोड़ी डाउट है कि 2 सीटें बीजेपी वहाँ पर जीत जाएगी। हो सकता है एनडीए के घटक दल, उनके जो बाकी घटक दल हैं उनमें से कुछ सीटें मिल सकती हैं, पर जो वहाँ पे डीएमके और कांग्रेस का जो अलायंस है वो ज़्यादा मजबूत है। इससे इतनी आसानी से नहीं कहा सकता कि वहाँ एनडीए इतनी सीटें पा जाएगी। और बीजेपी के 2 सीटें जो बताई गई हैं, हो सकता है जो कच्छद्वीप का मामला था उसका कुछ असर पड़ जाए, हालांकि वो भी अब ख़त्म हो चुका है, तो बहुत उम्मीद नहीं है कि बीजेपी को वहाँ 2 सीटें मिल जाएंगी और एनडीए को 15 सीटें मिल जाएंगी। वहाँ सारी लड़ाई जो गठबंधन है वो डीएमके और उनका है कांग्रेस का, वही उन्हीं से उम्मीद और वही दिख रहा है ओपिनियन पोल में। लेकिन हम अब अगले राज्य की बात करते हैं। हम अगले राज्य जहां पर पहले चरण में मतदान हो रहा है वो बिहार है, लेकिन पहले चरण में यहां पर सिर्फ 4 सीट पर मतदान हो रहा है। और इन 4 सीट का ओपिनियन पोल क्या कहता है जान लीजिए। बिहार का ओपिनियन पोल, बिहार की कुल 4 सीटें, पहले फेज में यहां पर मतदान होगा और आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखाने वाले हैं क्या होने वाला है। यहाँ पर देखिए, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा रही है, एलजेपी को 1 सीट मिल रही है और हमको 1 सीट मिल रही है। यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी आरजेडी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल रहा है इन 4 सीटों में बिहार की, जो पहले चरण में मतदान हो रहा है। लेकिन हम आपको सीटों के बारे में भी बताते हैं। वो चारों सीटें जहां पर मतदान होगा पहले चरण में बिहार में, वो क्या बता रही है स्थिति? प्रतिभा, बिल्कुल वो तस्वीर आपके सामने जल्दी से क्लियर कर देते हैं कि वो सीटें कौन कौन सी है 4 और उसमें किसके खाते में कितनी जा रही है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर इंडिया अलायंस का खाता नहीं खुल रहा। औरंगाबाद की बात करें, बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। नवादा भी बीजेपी के खाते में नजर आ रही है जाते हुए। और यहाँ पर गया की बात करें, जीतनराम मांझी के हिस्से में जाती हुई और एलजेपी के हिस्से में जमुई जाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो पिक्चर है वो एनडीए के लिए सुखद नजर आ रही है। जी हाँ दीपक, देखिए आप ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से स्थिति बदल जाएगी, लेकिन बिहार की ये 4 सीटें, उत्तर प्रदेश की सीटें, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, यहाँ आपके सहयोगी का भी खाता नहीं खुल रहा बिहार में। अब देखिए सुमायरा जी, सबसे बड़ी हास्यास्पद बात है कि जब हम बात करते हैं पोलराइजेशन की, आचार संहिता लगी हुई है, तो भाजपा प्रवक्ता किस तरीके से यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं धर्म की, जाति की, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए। इनको संविधान की मर्यादा रखनी चाहिए। देश जो है वो संविधान से चलता है। धर्म व्यक्ति के लिए होता है और संविधान देश के लिए होता है। देश से बड़ा कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा जो है वो देश का धर्म होता है। तो देश का धर्म को इनको पालन करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी के आते जो लोग कहते हैं ना गौ रक्षा करेंगे, राम भक्ति का जो इन्होंने चोला ओढ़ रखा है, तो देश में
पूरी दुनिया में भारत सब दीपक, अगर मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। मुद्दों पे बात करें, आप मुद्दों बताइए की बात बिहार कर रहा हूँ। में क्या हो रहा है? इनका दोगलापन जो है भाजपा का ये तो आप लगातार 24 लाख टन है तो गोमांस के यहाँ से निर्यात करते हैं। दीपक देखिए दीपक, तमिलनाडु में स्थिति आपके पक्ष में है तो वो दिख रही है ओपिनियन पोल में। बिहार में आपके पक्ष में नहीं है तो वहां जाहिर सी बात है आपको सीटें नहीं मिल रही हैं। लेकिन बिहार पर बताइए ना कि वहां क्या हुआ। आप जो कह रहे हैं मैं वही मुद्दों की बात कर रहा हूं। मैं मुद्दों पे आ रहा हूं कि जनता को पता चल चुका है ये काले नेमी है भाजपा। ये मुद्दों की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, लेकिन रोजगार की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, नारी में सुरक्षा की सम्मान की बात नहीं करेंगे। मुद्दों पर बात ही नहीं हो रही अवधेश जी, आप सीधे तौर पर कहा जा रहा है मुद्दों पर बात नहीं हो रही, लेकिन फिर कौन से मुद्दे ऐसे जिसकी वजह से इंडिया अलायंस को वोट नहीं मिल रहा है, इंडिया को वोट मिल रहा है? अवधेश जी जवाब लेने दीजिए दीपक, एक मिनट। दीपक, अवधेश जी देखिए ऐसा है कि मैं दोनों राज्यों पर तमिलनाडु के बारे में, तो पहले बिहार के बारे में बात करते हैं। बिहार में बता दें। देखिए बिहार की ये चारों सीटें पहले भी एनडीए के पास थी, बीजेपी एनडीए के पास थी, और चूंकि एनडीए में एक हम पार्टी और जुड़ गई है तो जुड़ने से जो सामाजिक समीकरण होता है ना वो और सशक्त होता है। तो सशक्त होने के बाद आरजेडी के और कांग्रेस का जो महागठबंधन है उसके लिए मुकाबला टफ है, इतना आसान नहीं है। पिछले दो चुनावों में, लोकसभा में चुनाव में हमने देखा है कि रिजल्ट क्या रहा है। तो ऐसा क्या हो गया होगा जिससे बिहार के लोग गुस्से में आकर के एनडीए को हराने के लिए वोट डाल देंगे? वो परिस्थिति तब होती है जब बहुत व्यापक आक्रोश होता है। तो बिहार में अगर एनडीए में कुछ पार्टियां जुड़ गई हैं तो ये तो प्लस हुआ ना, तो इस प्लस का असर पड़ा है। तमिलनाडु में के पर बात करना बहुत आवश्यक है क्योंकि तमिलनाडु का वातावरण कैसा बदला है उसी का परिणाम था कि इतने सनातन के विरुद्ध डीएम के नेताओं को बार बार बोलना पड़ा। अगर कोई चीज उठता नहीं है तो उसको गिराने, उसको धक्का देने की आवाज नहीं लगती है। तो वहां एक व्यापक असर है उसका वोट। और जो अन्नामलाई ने मेरा राज्य मेरे लोग करके यात्राएं की थी उसमें अपार भीड़ आ रही थी, इसलिए 2 सीट तो है, लेकिन रामनाथपुरम की भी लड़ाई अगर आप देखेंगे तो आपके मुताबिक और बढ़ सकती हैं, तो 1-2 सीट और बढ़ सकती है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अगर 2 भी जीतती है तो वो बड़ी जीत होगी बीजेपी के लिए, यानी जिस तरह की भी बढ़त वो बनाएंगे वो अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी तमिलनाडु में अगर बीजेपी वो बढ़त बनाती है। लेकिन अब बात करते हैं असम की। असम में पहले फेज में जो सीटें जहां पर मतदान हो रहा है वो 5 सीटें हैं, और आप हमारी जो ऊपर टैली है वो देखते रहिए कैसे वहां पर स्थिति बदल रही है। जो कुल सीट असम की जहां पर पहले चरण में मतदान हो रहा है वो 5 सीटें हैं। और अब आपको हम दिखाते हैं इनका ओपिनियन पोल। स्क्रीन पर आपके आने वाला है ओपिनियन पोल। इन 5 सीटों का असम की बीजेपी के खाते में जा रही है ये सभी 5 सीटें, और यहां पर भी कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं मिल रहा है, अन्य के खाते में कुछ नहीं जा रहा है, सभी 5 सीटें बीजेपी के पास हैं। इसके बाद महाराष्ट्र बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। सुबेरा जी, महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल क्या कहता है? देखिए पहले चरण में महाराष्ट्र की 5 सीटों पर मतदान होना है, और इन 5 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो आपके सामने है। बीजेपी को 3, और यहाँ पर शिंदे ग्रुप को 1 और कांग्रेस को 1 और अदर्स 0। ये आंकड़ा महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो कुछ इस तरीके से नजर आ रही है। अब आपके सामने कुछ डिटेल्स और रखने जा रहे हैं, महाराष्ट्र को लेकर इलैबोरेट कर देते हैं कि किस सीट पर कौन जीता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, तो महाराष्ट्र में कौन किस सीट पर जीत रहा है ये वो आपको बता देते हैं। शिवसेना शिंदे गुट के पास 1 सीट जा रही है। बीजेपी, ये देखिए रामटेक की सीट जो है शिवसेना शिंदे गुट के पास जा रही है, और बीजेपी के पास गढ़चिरौली, नागपुर और भंडारा गोंदिया की सीट है। नागपुर की सीट में एक बार हैट्रिक लगाने की जुगत में है नितिन गडकरी, और चंद्रपुर की सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। ये तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है महाराष्ट्र की, जहां पर ये जो सीटें हैं 4 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास हैं और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के पास जा रही है। और उसी तरह से हमारी टैली भी देखिए किस तरह से बदल रही है। एनडीए को 28 अभी तक मिल गई हैं और इंडिया गठबंधन को 34 सीट, 2 सीट अन्य के खाते में जा रही है। ये तस्वीर महाराष्ट्र की फिलहाल दिखाई दे रही है। तो देखिए महाराष्ट्र की तस्वीर भी आपके सामने हम रख दिए। शिवम, क्या लगता है कुल मिलाकर अब तक जिन सीटों का हमने रुझान रखा है ओपिनियन पोल में, उसको देखकर, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि मुद्दों पर तो बात हुई नहीं है और वो ओपिनियन पोल के अब तक के आंकड़ों से संतुष्ट भी नहीं। कोई बात नहीं, वो तो संतुष्ट हो ही नहीं सकते। वो तो जनता जो उनको वोट नहीं देती, ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग तक किसी से भी संतुष्ट नहीं है। तो कांग्रेस को आज के समय में संतुष्ट कर पाना या फिर उनके जो प्रवक्ता हैं उनको, वो तो असंभव कार्य है। लेकिन महाराष्ट्र में मैं इस चीज को लेकर थोड़ा सा और ज्यादा, ये मेरे लिए इंट्रीगिंग है कि 1 सीट कहां से मिल गई। वहां पर नेता तो छोड़िए, इनके पास तो कार्यकर्ता भी नहीं बचे, है ही नहीं कोई इनके पास। महाराष्ट्र में जो हालात कांग्रेस के रहे हैं, जिस तरह की स्थिति है और जिस तरीके से चीजें चली और जिस तरीके से लड़ाई अभी आपने देखा होगा संजय निरुपम जी से लेकर तमाम लोगों को आपस में किस तरीके से आरोप उन्होंने खिचड़ी चोर से लेकर पता नहीं क्या क्या लगाए थे। लेकिन हमारा जो ओपिनियन पोल है वो महाराष्ट्र में ये तस्वीर दिखा रहा है कि एक जो सहानुभूति फैक्टर है
चाहे वो शरद पवार के लिए हो, एनसीपी का शरद पवार गुट, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट हो, उनके साथ दिखाई दे रही है। क्या उसका नुकसान आपको होगा और क्या उस वजह से वो एक सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाते दिखाई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मानता हूं कि किसी तरह की कोई भी सहानुभूति या सहानुभूति फैक्टर कांग्रेस या किसी के लिए भी काम करने वाला नहीं है। और दूसरी एक और भी चीज है कि यहां पर जिस तरीके से जब आप चुनाव में जाते हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं नेता ऑन ग्राउंड, आपके कार्यकर्ता जो किसी तरीके से वोट को टर्न आउट करके बूथ तक ला सके। इनके पास कोई नहीं बचा है। महाराष्ट्र में जो हालात उनके हैं, मैं नहीं मानता कि आने वाले समय में 2024 के बाद पार्टी भी एग्जिस्टेंस में रह जाएगी कि नहीं। एक बहुत बड़ा विषय और बहुत बड़ा चैलेंज आने वाले समय में कांग्रेस के लिए होने वाला है। जी दीपक, देखिए, भाजपा के पास यहाँ पे बैठ के मुद्दों की बात नहीं करते हैं। जैसे महंगाई पे सवाल कर लीजिए, मणिपुर पे सवाल कर लीजिए, कोई नहीं आएगा। भाजपा के 4 यार हैं, एक सवाल का सीधा जवाब दे दिया आपने। और पाखंड और जुमलेबाजी। भाजपा पाखंड आप बताना उन्हें वही है जो वो रट के आए हैं। नहीं, इनको बोलने नहीं बोल लो आप। रटने क्या लाना है? एंकर ने सवाल पूछा, वो जवाब दो ना। बोलने दो। एक समय में एक व्यक्ति बोलेगा। देखिए, मैं नहीं बोलूंगा। महंगाई पे सवाल, जनता को महंगाई की भट्टी में उन्होंने जला दिया है, उस पे बोलेंगे नहीं। अच्छा, सुन लेते, और सुन लेते, जवाब भाजपा ने क्या किया है? पार्टी तोड़ो आंदोलन चलाया, कई पार्टियों को तोड़ते हैं, सारे भ्रष्टाचारियों को अपने आप ले लेते हैं। अजीत नहीं, तो पवार वो भ्रष्टाचारी थे जो आपके साथ थे, वो भ्रष्टाचारी थे। नहीं, भ्रष्टाचारी मैंने, नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला था अजीत पवार के लिए, देश को माफी मांगे फिर तो कि नरेंद्र मोदी जी ने क्यों झूठ बोला था कि 70,000 घोटाले का आरोपी है। इस पर बात करेंगे, शंभुनाथ जी और अवधेश जी से भी इस पर बात करेंगे कि देश क्या के प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता और बिहार की जनता समझ चुकी है। लेकिन आंकड़े देख लेते हैं। आंकड़े भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या बताते हैं? आप आंकड़े दिखाइए, आपको बधाई हो। हम इनको नतीजे नहीं बता रहे ना दीपक जी, ये भी तो सुनिए ना। हमने कहा कि हमारा सैंपल साइज है और नाराज होने वाली इसमें कोई बात नहीं। तमिलनाडु में तो आप लोग इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, हमारे टैली में आगे चल रहा है अभी तक। 34 पर है। जैसा आप चाह रहे हैं, आपकी बात सुन भी ले, लेकिन महाराज जी मैं इसलिए कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, इंडिया गठबंधन जीतेगा, भाजपा को ऐसी जगह भेज देगा कि भाजपा लेकिन पॉइंट्स बताइए किस मुद्दे पे जीतेगा। ठीक है, चलिए अब हम हमारे सामने नक्शा है उन राज्यों का, खासतौर पर जिनमें पहले चरण में वोटिंग होनी है। शिव और संदीप, मैं दोनों से आपसे ही दोनों से जानना चाहूंगी, अगर हम बात करें यहाँ पर अनडिसाइसिव वोट्स की, वो कितने महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं खासतौर पर इन चुनाव में, क्योंकि कई ऐसी सीट्स होंगी जिसपे मार्जिन बहुत कम होगा जीत हार का। जी बिल्कुल, यहाँ पे अनडिसाइडेड वोट बहुत है, कुछ स्टेटों में तो बहुत है, जैसे महाराष्ट्र में हो गया या राजस्थान में हो गया, वहाँ पे अनडिसाइडेड वोट बहुत ज़्यादा है। और आखिर तक यहाँ पे इलेक्शन जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे मार्जिन कम है मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पे कांग्रेस की भी मार्जिन कम है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 7.5% दौसा में है, लेकिन दौसा में अभी भी हमारे तरफ से कांग्रेस आगे चल रही है। यहाँ पे आप साउथ में जाएंगे, तमिलनाडु में देखेंगे तो ज़्यादातर अलग अलग पार्टियाँ वहाँ पे लड़ रही हैं, लेकिन जो 2 सीटें हैं भाजपा की तरफ, हमारी तरफ से वो आगे हैं, जहाँ पर वो है कन्याकुमारी और दूसरी है कोयम्बटूर। दोनों में भाजपा को करीबन 10% से ज़्यादा मार्जिन से आगे चल रही है हमारी तरफ से। जी, तो मतलब सुमेरा, कुल मिलाकर जो अनडिसाइसिव वोट्स हैं अब तक, वो भी निर्णायक साबित हो सकते हैं। ये निर्भर करेगा कि किस तरीके से वोटिंग पैटर्न जो है वो सामने आता है। ओवर टू। जी हाँ, कभी कभी कहा जाता है कि एक दिन में, एक रात में जो हवा है वो बदल जाती है। क्या ऐसा होने वाला है, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान का ओपिनियन पोल हमारा क्या बता रहा है? कुल सीटें राजस्थान की जो पहले फेज में जहां मतदान होगा वो 12 हैं। पहले चरण में ये 12 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 9 सीटें जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है, 1 सीट आरएलटीपी को मिल रही है, 1 सीट सीपीआईएम को मिल रही है। यानी कांग्रेस पार्टी के साथ जो गठबंधन है आरएलटीपी का, उसे 1 सीट मिल रही है और सीपीआईएम को 1 सीट मिल रही है। बीजेपी के पास 9 सीटें जा रही हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता देते हैं कि राजस्थान का जो सीट वाइज आंकड़ा है वो पहले फेज का क्या बता रहा है और कौन कौन सी सीट किसके पक्ष में जा रही है। तो देखिए, ये तस्वीर है। सीकर की सीट सीपीआईएम के पास जा रही है, नागौर की सीट आरएलटीपी के पास जा रही है और इसके बाद दौसा की सीट जो सचिन पायलट के प्रभाव का इलाका है वो कांग्रेस पार्टी के पास जा रही है। और बाकी जो तमाम सीटें हैं, गंगानगर, बीकानेर, जयपुर ग्रामीण, करौली, धौलपुर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू, अलवर यहाँ से जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मैदान में हैं और भरतपुर यहाँ बीजेपी जीत रही है। कहीं ना कहीं सहयोगी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। अगर हम बात इंडिया गठबंधन की करें, किस तरीके से देखा जाना चाहिए इसे, शंभुनाथ जी? अगर हम इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की बात करें तो शंभुनाथ जी। शंभुनाथ जी। जी, अभी जो अब तक की स्थिति है उसमें आपने कहा है कि इंडिया गठबंधन को 37 और एनडीए को भी 37, शायद वो जो आंकड़ा है बढ़ गया राजस्थान से। लेकिन राजस्थान की जितनी सीटें आप गिनाई हैं उनमें अधिकांश सीटें वो हैं जिनमें मार्जिन अभी पीछे एपिसोड में दिखा रहे थे कि 5% से कम है। अब वो 5% का मार्जिन वाली सीटें अचानक क्या बदल जाएं, अभी 2 दिन शेष हैं चुनाव में,
क्या होता है इस बीच बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, तो कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है कि यही रहेगा। और अगर ये स्थिति भी है तो अब दोनों बराबर पे खड़ी हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। लेकिन हाँ जी, देखिए इस वक्त जो हमारी ओवरऑल टैली है वो दिखा रही है कि 37 यानी एनडीए को भी 37 सीटें मिल रही हैं। यहाँ तक जो हमने आंकड़ा दिखाया अभी तक ओपिनियन पोल का, और 37 इंडिया गठबंधन को, 2 अन्य के खाते में। लेकिन संदीप, दौसा की जो सीट है उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। वहां पर लगातार बढ़त बनाए हुए है कांग्रेस पार्टी। हमारे पहले ओपिनियन पोल में भी यही था तस्वीर, हमारे दूसरे ओपिनियन पोल में भी यही तस्वीर है। तो वहां क्या फैक्टर है जो काम कर रहा है? दौसा में हमेशा से कांग्रेस ही आगे है, और यहाँ पे मीना फैक्टर और सचिन पायलट का फैक्टर 2 काम करते हैं। और जब भी हमने ओपिनियन पोल लिया है दौसा में कांग्रेस ही आगे चल, पर अभी ये मार्जिन पे है सीट। शिवम, ये देखिए राजस्थान की सभी सीटें इससे पहले चुनाव में 2019 में बीजेपी को मिली थी। पिछली बार की तुलना में इस बार बीजेपी को नुकसान हो रहा है। क्या वजह है? क्या कांग्रेस पार्टी ने जो छोटे छोटे दलों के साथ अलायंस किया, क्योंकि उनके अलायंस पार्टनर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं सीटें, क्या वो अलायंस उनके लिए काम कर रहा है? क्या फैक्टर है जो बीजेपी के लिए काम कर रहा है? चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर चाहे गुजरात हो, भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें राज्यों में हैं वो सभी की सभी सीटें जीत रही है। 2014-19 में जो टैली रही है राजस्थान में, तो मैं कहता हूँ कि 2019 से ज़्यादा बेहतर करने का स्कोप नहीं है, वरना हम उससे भी बेहतर कर जाते। क्या करें, जितनी सीटें उससे ज़्यादा हो नहीं सकती। और जिस पिछली बार हम 25 लेकर आए थे, इस बार भी जो है 25 हम लेकर आएंगे। कोई नुकसान है तो वो किस वजह से है? राजस्थान में क्या फैक्टर्स हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, जहां पर बीजेपी को मेहनत करने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं मानता हूं कि चुनाव का नतीजा जब तक नहीं आ जाता, या फिर सभी सीटों पर चुनाव जब तक संपन्न नहीं हो जाता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और नेता उस पर मेहनत करता ही है और करेगा ही। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हारने का या फिर सीट का नुकसान होने का कोई एक कारण नजर नहीं आता है। अभी विधानसभा में भी जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा वो अविस्मरणीय रहा, शानदार रहा। 5 साल की जो उनकी सरकार रही वो बेहद खराब रही। पेपर लीक के मामले में जिस तरह की स्थिति राजस्थान में बनी, महिला सुरक्षा को लेकर जो स्थितियां रही, जिस तरीके से लेकिन देखिए राजपूत फैक्टर है जो यहाँ पर भी शायद प्रभाव डाल रहा है। राजपूत फैक्टर जो सभाएं हो रही हैं उनकी, वो वहां पर जिस तरह की अपील कर रहे हैं, क्या वो एक वजह है? इसके अलावा दौसा में जो प्रभाव है सचिन पायलट का, वो क्या प्रभाव डाला है? तो ऐसे भी तमाम मुद्दे हैं। कुछ सीटें ही सही, लेकिन आपको नुकसान जरूर दिख रहा है। हम मध्य प्रदेश की अब बात करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल क्या बताता है? कुल सीटें 6 जो पहले चरण में जहां मतदान होगा, और इसमें क्या तस्वीर दिख रही है देखिए। यहां पर बीजेपी को ये सभी सीटें मिल रही हैं। 6 की 6 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी का यहां खाता भी नहीं खुल रहा है। पिछली बार के चुनाव में एक सीट जो कांग्रेस पार्टी के पास गई थी, छिंदवाड़ा की सीट थी, लेकिन अभी तक जो पहले चरण की 6 सीटें हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं मिल रहा है। बीजेपी के खाते में सभी सीटें जा रही हैं मध्य प्रदेश की। जी चलिए, मध्य प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने सुबैना ने रखा। अब उत्तराखंड की बात जल्दी से कर लेते हैं। उत्तराखंड में जो कुल सीटें हैं उन पर ही पहले चरण में ही चुनाव संपन्न हो जाएगा। 5 सीटें हैं उत्तराखंड में, और ये देखिए क्लीन स्वीप यहाँ पर बीजेपी करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस का खाता यहाँ नहीं खुल रहा है। बीजेपी को 5 की 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ तो आप लोगों ने, दीपक जी, अग्निवीर योजना को लेकर भी बड़ी बात अपने घोषणा पत्र में कह दी, वो भी काम नहीं आएगा? देखिए, सारी चीजें काम आएंगी। बात मैंने वही कहा था शुरू में, फिर से, क्योंकि हम लोग मुद्दों की राजनीति करते हैं, देश हित की बात करते हैं। इस देश का सौभाग्य है कि एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री यहाँ पे बन सकता है। और अब चाय वाला पूछता है कि चाय वाला नहीं तो कौन? तो यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं जो देश के प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं। देश के चाय वाले ने देश को चूना वाला बना दिया, देश को चूना लगा रहा है। तो जनता अब समझ गई कि 10 साल में भैया इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बोलने के अलावा। तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से देश नहीं चलता। अपने घोषणा पत्र में ये कहते हुए कि भाई उत्तराखंड में खासतौर पर अगर मैं कुछ पर्टिकुलर सीट्स की बात करूं तो वहां पर तो सेना में शामिल होने वाले लोगों की तादाद आप जानते होंगे ना, तो वहां पर आपका अग्निवीर कार्ड भी काम नहीं आया। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि अग्निवीर कार्ड पूरे देश में काम आएगा। कोई कार्ड नहीं है, पूरे देश के लिए एक दशा और दिशा तय करने वाली योजना जो कि हम बंद करेंगे। क्योंकि मोदी जी ने एक ब्लंडर किया था युवाओं के साथ, भविष्य के साथ, कि 4 साल जाके आप काम कर लीजिए और आगे यहाँ पे गली में कटोरे लेके खड़े हो जाइए। तो देश समझ चुका है नरेंद्र मोदी जी की नियत और नीति। न इनके पास दशा है देश को देने के लिए, न दिशा है। बर्बाद कर दिया। लेकिन वो मुद्दे जो आप उठा रहे हैं वो जमीन पर काम करते हुए जमीन पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल सुमारा जी, इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। वो क्लीन स्वीप कर रही है, वहां पर दिख रहा है कि उसको बढ़त है। बिल्कुल नहीं होगा, आप दिखाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
शिवम मैं बस एक ही दीपक का कहना है कि नहीं होगा चीज कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस प्रवक्ता को कितनी समझ उत्तराखंड की है और कितनी चीजें हैं वो शुक्र कीजिए आपने बता दिया कि उत्तराखंड में 5 सीटें इस वजह से जानते हैं 5 हैं, वरना पूछ लीजिए इनसे उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें अगर ये बता दे तो। भाजपा नेता और इनके समर्थक में नहीं, बताइए कितनी सीटें। देखिए भाजपा नेता और इनके समर्थक तो 4000 सीट ले आते हैं। तो सुमायरा जी नरेंद्र मोदी जी के मंच पे सेलेक्टिवली बात करते हैं ना, आप राजस्थान पे बात नहीं कर रहे ना। मैंने राजस्थान में नरेंद्र मोदी जी के बगल में खड़े होकर नीतीश कुमार कहते हैं 4000 सीट गिनती कराएं। पहली बात इनको ये नहीं पता कि उत्तराखंड के बीच में नहीं चल रहा। बेशर्मों की पार्टी पहली बात ये नहीं पता आपको कि उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं। दूसरी बात ये आपने जो कहा राजस्थान का डेटा दिखाते हैं, फिर कोई बात सवाल करेंगे। पूछ लीजिए, मुझे कहीं कोई दिखाना आंसर बहुत नहीं जरूरी हो जाता है। अभी इसी तरह तक की की जो कोई परेशानी नहीं है। होल्ड योर थॉट, पहले पूरा आंकड़ा दिखा देते हैं, वो सामने रख देते हैं और उसके बाद ये बहस जारी रहेगी। देखिए बिग पिक्चर आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। पहले चरण में जैसा कि आप जानते हैं 102 सीटों पर मतदान होना है 19 अप्रैल को। तो अभी तक की जो टैली है वो क्या कहती है ओपिनियन पोल की, ये समझ लीजिए। एनडीए 57, इंडिया 41 और अदर्स 4। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना। जी हाँ, देखिए तो ये तस्वीर अभी तक एनडीए का जो तस्वीर है वो 57 सीटें एनडीए को मिल रही हैं और एनडीए को के भीतर किसको क्या मिल रहा है वो भी आपको बता दें। बीजेपी को 46 सीटें मिल रही हैं और सहयोगियों को 11 सीट मिल रही है, यानी बीजेपी को बड़ा चंक मिल रहा है इन सीटों में। 46 बीजेपी के पास जा रही है, ये 57 जो एनडीए की हैं और जो सहयोगी हैं बीजेपी के उन्हें 11 सीटें मिल रही हैं। इसके बाद इंडिया में क्या है डिवीजन वो बताएंगी प्रतिमा जी। बिल्कुल, इंडिया किस तरीके से यहाँ पर वोट उनके पास जा रहा है ये समझना जरूरी है। कांग्रेस की बात करें, उनके सहयोगी की बात करें तो किसके खाते में कितनी सीट, ये देखिए। इंडिया 41, इसमें कांग्रेस को 14 तो सहयोगियों को 27। यहाँ पर जो बिग पिक्चर है वो आपके लिए समझना जरूरी है कि इंडिया में जो 41 सीटें हैं उनमें सिर्फ 14 कांग्रेस और सहयोगियों को 27 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी आपके सहयोगी ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं दीपक, ये एक बड़ा सवाल। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा सहयोगी इंडिया गठबंधन पूरे देश में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक नीति है, हमारे पास एक नियत है देश को देने के लिए। देश को 10 सालों में अभी भाजपा ने क्या किया, पिछले 10 सालों से ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। जनता ने अब इनको सवाल पूछने के लिए नहीं चुना था, जनता ने इनको जवाब देने के लिए चुना था। दीपक, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 14 सीटें मिल रही है, जो बड़ा चंक जा रहा है वो आपके सहयोगियों के पास जा रहा है, यानी वो अलायंस ना हो तो आपकी स्थिति क्या है? दिक्कत क्या है? सहयोगी भी हमारे नहीं बदल रही है, आपकी स्थिति जो पहले थी वही दिखाई दे रही है, नहीं दिख रही। सुमायरा जी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। पलटू राम तो भाजपा के साथ चले गए हैं, पलट गए हैं, और जो इनके साथ पलटू राम नहीं बने तो उनको जेल में डालना चाह रहे हैं। और ये भी बता दें कि जो 2 सीटें दिख रही हैं ये एआईएडीएमके की सीटें हैं, जो 2 सीट हम आपको दिखा रहे हैं इनके पास जो अन्य के खाते में 2 सीटें हैं। लेकिन जो 102 सीटों का ओपिनियन पोल है वो हमने आपको दिखाया। शिव, आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि ये तस्वीर हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक अभी तक दिखाई दे रही है, इसमें क्या और इफ एंड बट हो सकता है? इसमें जो अनडिसाइडेड वोटर है उसने अभी डिसाइड करना है, सबसे बड़ी बात। तो अभी जो आज संपन्न होगा या कल संपन्न होगा कैंपेनिंग, तो उसमें जो भी अपनी बात आखिर तक पहुंचा पाएगा दोनों पक्षों के लिए, उसके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज यही रहेगा कि आखिर तक अपनी बात पहुंचा पाए। जी सर, यहाँ पर समझना जरूरी है अवधेश जी यहाँ पर कि जिन अनडिसाइसिव वोटर्स का जिक्र कर रहे हैं शिव, वो अनडिसाइसिव वोटर्स अब तक डिसाइड क्यों नहीं कर पाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बार-बार उम्मीदवारों का बदला जाना या फिर कुछ और फैक्टर्स आपको नजर आते हैं? देखिए, ज्यादातर जो अनिर्णित मतदाता होते हैं वो सत्ता से असंतुष्ट होते हैं। सत्ता से असंतुष्ट होने वाले ही ज्यादातर होते हैं, बहुत कम संख्या में विपक्ष के असंतुष्ट मतदाता होते हैं। तो जाहिर है अगर ये असंतुष्ट मतदाता हैं तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के कारण होंगे, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होंगी, कुछ कास्ट के फैक्टर होंगे, ये सब मिला के वो काम करता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसे वोटर खुल के दूसरी पार्टी में नहीं चले जाते, हो सकता है अपना वोट डाल दे, काम नहीं करें। शंभुनाथ जी, इस पर शंभुनाथ जी आपकी प्रतिक्रिया। जो अवधेश जी कह रहे हैं कि वो जो सत्ता पक्ष होता है उसके विरोध में होते हैं क्योंकि वो तय नहीं कर पा रहे हैं, उनको शायद वोट नहीं करना पाते, लेकिन विकल्प अगर मजबूत सामने ना हो तो फिर वो वापस क्या फिर वहीं पहुंच जाते हैं। देखिए, अब एक दिन शेष है, परसों ही वोट पड़ेंगे, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कल तक क्या फैसला करता है। आमतौर पे जो इस तरह का अनिर्णित वोट होता है वो उस दिन वोट करते ही नहीं है, ये भी हो सकता है। हम एकदम नहीं कह सकते कि वो सत्ता पक्ष को वोट कर देगा, विपक्ष को वोट कर देगा। कई बार वोट नहीं करता, वोट के प्रति उदासीन होता है, तो उसका फायदा जो है कई बार अपोजिशन को मिल जाता है। तो कुल मिलाकर जो बिग पिक्चर पहले 102 सीटों की सामने आ रही है, माफी के साथ आपको ओवरऑल टैली कमी है, वो फाइनल टैली है एनडीए 57, इंडिया 41 और अदर्स 2। ये बिग पिक्चर निकलकर सामने आई है जो पहले चरण की 102 और ये रुझान है, ये ओपिनियन पोल है, ये नतीजे नहीं है।
ये ओपिनियन पोल सिर्फ आपको एक इंडिकेशन दे रहा है, एक तस्वीर दिखा रहा है कि इस तरह के रुझान हमारे ओपिनियन पोल में निकलकर सामने आए। तो उसकी जो बिग पिक्चर है, उसकी जो तस्वीर है पहले चरण की, वो ये है जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। 57 एनडीए, 41 इंडिया, अन्य के खाते में 2। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।